Hello students, our next lesson is Discovering Third, the saga continues, written by William A.R. Williams. फर्स्ट स्टोरी के बारे में जानेंगे कि ये स्टोरी है एक सत्य घटना पर आधारित है। इट मीन्स ट्रूथ स्टोरी है क्योंकि डिस्कवरिंग हुई है इसमें किस चीज़ की, तट कौन है यहाँ पर, एक बहुत ही पुराने लगभग 3300 सालों से भी और ज़्यादा पुराने सम्राट थे तट, जिनका नाम था, उनकी डिस्कवरिंग की गई। उनको खोज निकाला तो किस रूप में, उनके स्केलेटन के रूप में नहीं, उनके जो टॉम है, मकबरा है, उनको खोजना। ठीक है, और ये काफ़ी लंबी स्टोरी बन चुकी है जो अभी तक कंटिन्यू है, इनके बारे में जानना, पता लगाना। इसलिए इसके आगे लिखा हुआ है डिस्कवरिंग प्लॉट के आगे कि द सागा कंटिन्यूस। सागा का क्या मीनिंग होता है? एक कथा, एक लॉन्ग स्टोरी जो अभी तक क्या है, निरंतर चलती आ रही है, कंटिन्यू है, उनके बारे में पता लगाना। ठीक है, अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली ये थे कौन और किसने इनके टॉम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था और क्या था इनके टॉम के साथ और टॉम को क्यों बनाया जाता है, ये सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वो छोटी उम्र के थे तब उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, जो क्या थे? एक बहुत ही आखिरी वंशज थे, उत्तराधिकारी थे एक पावरफुल फैमिली के। दैट हैड रूल इजिप्ट, जिन्होंने रूल किया था, उनकी फैमिली ने जिन्होंने रूल किया था, एंड इट्स एम्पायर, उनके एम्पायर में फॉर सेंचुरीज, कई सालों तक उनकी फैमिली ने क्या किया था? रूल्ड किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लैडन विद गोल्ड, उसे एक गोल्ड के साथ उन्हें क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। एंड इवेंचुअली फॉरगटन, और क्या कर गया था? उसके बाद वो दफना कर भूल चुके थे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, उसके बाद उनकी डिस्कवरी की गई उनके टॉम की, उनके मकबरे की, किसमें? 1922 में। मतलब पहली बार उनको खोजा कहाँ पर, कब? 1922 में। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक समय की बात हो रही थी, जब इन्हें खोजा गया था इनके टॉम को, तब कहीं अटकलें ऐसी आ रही थी। स्पेक्यूलेटेड मतलब क्या होता है? कहीं ऐसी अड़चनें, अटकलें, और मन में बहुत ऐसी दुविधाएं चल रही थी किसके बारे में, कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ होगा कि जिससे उनकी कम उम्र में मौत हुई है, कि एक्चुअली वो मर्डर हुआ था। और जहाँ तक ऐसा देख रहा था कि कम एज में हुआ था, ज़्यादा पॉसिबिलिटी उनको किस चीज़ की लग रही थी? मर्डर की भी हो सकती है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, Tutt has undergone a CT scan that offers a new clues about his life and death. उसके बाद क्या किया गया? 18 ऑलमोस्ट लगभग फर्स्ट टाइम उनको CT स्कैन के लिए 80 सालों बाद CT स्कैन के लिए कहाँ ले जाया गया? कुछ नए क्लूज़ के साथ, कुछ नए सबूतों के साथ, जो उनकी लाइफ और डेथ के बारे में पता लगाया जा सके, जिससे एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक्स रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ द बॉयज। यहाँ पे फेरो मतलब क्या होता है? फेरो मतलब होता है बॉयश किंग, मतलब कम उम्र के राजा। ठीक है, उसे यहाँ पे क्या कहा गया है? फेरो। और रिकन्स्ट्रक्शंस मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया गया है रिकन्स्ट्रक्शंस का इन्वेस्टिगेशंस। एक फ्रेज़ बनता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए, कि उनका जो डॉटर था उनको प्रिसाइज किया गया, बिल्कुल एक्यूरेट बताया ना जाने के लिए, कि एक्चुअली उनकी लाइफ और डेथ के बारे में बताया जा सके, तो उस चीज़ के लिए प्रोवाइड पूरा डाटा कराया गया। किसके लिए? फॉरेंसिक्स, अभी बताया था मैंने, इन्वेस्टिगेशन के लिए। किसके इन्वेस्टिगेशन के लिए? बॉयश पर फ़ैरो का। ये फ़ैरो का मीनिंग बताया है, एक किंग जो कम उम्र के होते हैं। नेक्स्ट पेज। अभी उनके बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि एक्चुअली वो थे कौन, उनकी जो फैमिली है उन्होंने कितना रूल किया है, और उनको फर्स्ट टाइम उनके जो टॉम है उनको मकबरे को खोज निकाला था 1922 में, और इस चीज़ का पता लगाना था कि एक्चुअली हुआ क्या था उनके साथ। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, कम एज में उनकी जो डेथ हुई है, कि वाकई में मर्डर तो नहीं है, और मर्डर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही थी। लगभग 80 सालों बाद फिर उनके CT स्कैन के लिए ले जाया गया उन किसके कहाँ पर? फॉरेंसिक कंस्ट्रक्शंस के लिए, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ले जाने के लिए यहाँ पे क्या चल रही थी? प्रोसेस चल रही थी। तो उसके लिए उन्हें उनके मकबरे को वहाँ से निकालना था। मम्मीज़ आपने सुना होगा, मम्मीज़ क्या होती हैं? मम्मी, उनकी मम्मी मूवी पे आ चुकी है। ऐसी पहले एक डेड बॉडी को क्या कर दिया जाता था? बिल्कुल एक ऐसे लेप के साथ उनकी बॉडी को पूरा तरह मकबरा बनाया जाता था, एक टॉम बनाया जाता था, जिससे उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक, साल क्या
सालों साल के भी सालों साल तक उनकी बॉडी क्या रहे, वैसे की वैसी रहे। और जो ऐसे सम्राट होते थे, किंग होते थे, उनको गोल्ड डिश में रखा जाता था और साथ में उनको ऐसा लेप लगा दिया जाता था जिसके कारण उनकी जो बॉडी स्किन है वो भी काफ़ी टाइम तक एज इट इज़ रहे। और उनका मानना, उस ज़माने में मानना था उनका कि जो मृत्यु है, जो जीवन है, जो लाइफ है, वो डेथ के बाद भी होती है। तो आफ्टर डेथ क्या होगा, तो इसलिए वो क्या करते थे, उनकी जो डेड बॉडी है उसके साथ में कई ऐसे ज़रूरत के सामान उनके साथ में रख देते थे ताकि बाद में आफ्टर डेथ उसकी जो सोल है उसको दिक्कत ना हो। तो ऐसे जो सम्राट रहते हैं जिनके जो टॉम को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, टॉम को इस तरह से बनाया जाता है और सभी को एक जगह, ऐसी जगह पर रख दिया जाता है, उस जगह का नाम दे दिया गया यहाँ पे वैली ऑफ द किंग्स, जिसमें इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है द वैली ऑफ द किंग्स, मतलब किंग्स की वैली, जहाँ पे जितने भी किंग्स हैं, जो ऐसे राजा हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके ऐसे टॉम को बनाकर इस तरह से मकबरे को एक बड़े पैमाने पर रखा जाता है। एन एंग्री विंड स्टर्ड up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery as known as the वैली ऑफ द किंग्स। जैसा कि मैंने भी बताया, जैसे उनके टॉम को निकाला जा रहा था वहाँ उस जगह से, उस प्लेस से, कौन सी प्लेस से, द वैली ऑफ द किंग्स। ऐसी वैली है जहाँ पे जो एंशिएंट इजिप्शियंस हैं वो सिमेट्री, मतलब क्या बताया था मैंने, जो कब्रिस्तान, उनका ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे राजाओं को अलग इस तरह से रखा जाता था, वो रेस्टिंग प्लेस थी। वहाँ से जब उनको निकाला जा रहा था तो किंग, जैसे किंग टट को निकाला जा रहा था तो वहाँ पे एकदम से एंग्री विंड, बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत ही भयंकर क्या चल रहा था, तूफान, हवाएं चलने लग गई थी और जितने भी आसपास की धूल है एकदम घोंसली भूतिया धूल क्या हो गई थी, उड़ने लग गई थी, है ना। एक ऐसा हॉरर टाइप का बना दिया था कि वाकई में वो जब किसी आत्मा या उसकी डेड बॉडी ले जा रहे थे, उनके मकबरे को ले जा रहे थे, तो आसपास की हवाएं भी क्या हो गई थी, उस रेस्टिंग प्लेस से निकाल रहे थे तो आसपास की हवाएं भी क्या हो गई थी, एंगर हो गई थी। डार्क बेलिड clouds had scudded across the desert sky all the day and now were veiling the stars in cascade grey। बहुत गहरी काली बड़े बड़े जो बादल हैं वो उड़ रहे थे और उड़कर पूरे पूरे इस डेजर्ट स्काई में, इस डेजर्ट स्काई में पूरी तरह से छा गए थे पूरे दिन ये काले काले बड़े बड़े बादल। और नाउ वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केट, यहाँ पे कैस्केट का क्या है, ताबूत, जिस ताबूत होता है जो ग्रे कलर का है, तो एक ताबूत, ग्रे कलर के ताबूत में सारे ऐसे लग रहा था कि जो स्काई है वो पूरे ढक रहे हैं, है ना, जो स्काई से क्या हो गया है, पूरा स्टार्स से क्या हो गया, ढक रहे थे। इट वॉज 6 PM, क्या था वो, 6 बजे का समय था। ऑन 5 जनवरी 2005 की बात है, 2005 5 जनवरी 6 बजे की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मम्मी हैं, जो ग्रेट किंग थे, जो टीनेज में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो टट, उनको फर्स्ट टाइम किस चीज़ के लिए ले जाया जा रहा था, CT स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। उनको वाकई में CT स्कैन के लिए ले जाया गया। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रियस ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डेड मोर दैन, जो 3,300 साल से भी बहुत ज़्यादा पुराने जो रूलर है, यंग रूलर, उनकी जो एक रहस्यमय मौत है उसका पता लगाने, उनके जो अटकी और लटकी, जिसको कहते हैं लिंगरिंग, अटकी हुई लटकी हुई, इस टाइप की जो मेडिकल मिस्ट्रीज़ है, रहस्य है, उसका चीज़ का पता लगाने, जानने के लिए उनको 3,000 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उन्हें CT स्कैन के लिए वहाँ से निकाल कर ले जाया गया। नेक्स्ट पैरा। All afternoon the usual line of tourists from the round and the world and descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. All afternoon, पूरी दोपहर, द यूजुअल लाइन, एक यूजुअल लाइन में जितने भी टूरिस्ट थे जो पूरे वर्ल्ड से उतरे थे, कहाँ पर उतरे थे, इनटू द क्रैम्प्ड मतलब क्या होता है, एक तंग में जो रॉक कट हुआ है, रॉक कट टॉम में, रॉक का बना हुआ रॉक का टुकड़ा है जिसमें वो टॉम बना हुआ है, उसके अंदर वो क्या है, उतरे हैं, मकबरे में उतरे हैं वो नीचे लगभग कितने 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में, उनकी श्रद्धांजलि में वो क्या हुआ है, उतरे हैं वहाँ पे नीचे देखने के लिए। दे गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरल्स चैम्बर द पियर डेट टट्स ग्लेड फेस, वो देखते हैं वो नीचे क्या कि जो वॉल पर, ब्यूरल चैम्बर की वॉल पर आसपास देखते हैं, साथ में पियर एट द टट्स ग्लेड फेस, और जो ग्लीडेड फेस है, जो सोने का बना फेस है तट का, वो उसे देखते हैं वहाँ पर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, मतलब जो आउटर कॉफिन लिड, मकबरे का जो बाहर का साइड है, जो
ढक्कन कहते हैं जिसे, उस ढक्कन पर मम्मी शेप्ड आउटर, वो उनकी जो मम्मी शेप्ड है, जो उनकी मम्मी है, उनके फीचर्स हैं क्या, जो सोने से बना हुआ फेस है वो पूरा वहाँ पे शेप्ड उनको क्या दिख रहा है, जो ढक्कन के ऊपर शेप है वो उन्हें वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, जो कुछ विजिटर्स हैं जो आए हैं वहाँ पर वो पढ़ रहे हैं कुछ गाइड बुक्स के थ्रू धीरे धीरे, और इन अ विस्पर मतलब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अदर स्टूड साइलेंटली, और जो दूसरे हैं वो साइलेंटली क्या है, खड़े हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद इसलिए सोच रहे हैं वहाँ पे, पॉन्डरिंग परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो सोच रहे हैं कि टर्स अनटाइमली डेथ, जो टर्ट की अनटाइमली डेथ है मतलब कम एज में उनकी डेथ हो चुकी है। इन इज़ लेट टीन्स, जो टीन्स कहेंगे, जो टर्ट है वो टीनेजर में उनकी डेथ हो चुकी है। और वेंडरिंग विद द शिवर, और वो या वेंडरिंग है विद द शिवरिंग, काँपते हुए, वो सब काँप रहे हैं, वो ये सब सोच रहे हैं वहाँ खड़े खड़े। इट मीन्स इस पैराग्राफ में यह है कि जितने भी टूरिस्ट आए हैं वो उस जो मकबरे हैं उसके अंदर ग्राउंड उतरे हैं, नीचे कम से कम 26 फीट अंदर, और उसकी रिस्पेक्ट में, और यहाँ तक कि उन्होंने ये सब जानना चाहा कि वो देखकर आसपास थोड़े घबराए भी हुए हैं, कुछ डरे हुए भी हैं। उस फेस को देख के एक डरावना सीन वहाँ पे क्रिएट होता है, इन द सेंस वो आसपास देखते हैं, अंधेरा तो है ही, लेकिन डे टाइम था, आफ्टरनून था, तो वहाँ पे कुछ लाइट में उन्हें ये सब चीज़ दिख रही है। सोने के जो उनका फेस है जो पूरे सोने से चमक रहा है वो उन्हें दिख रहा है, और वो उनको देखकर काफ़ी, जो सम विजिटर्स हैं वो कुछ गाइड बुक से पढ़ते हैं और धीरे धीरे कि एक्चुअली है क्या, आसपास जो साइंस बने हुए हैं, साइन रहते हैं, वो पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और कुछ जो साइलेंटली खड़े थे शायद वो इस चीज़ से वो ये सोच रहे होते हैं कि जो इनकी डेथ हुई है, जो प्री मैच्योर डेथ हुई है, नहीं मैच्योर तो वो हो गए हैं, मतलब टीनेज में उनकी डेथ हो गई है, कम उम्र में उनकी डेथ हो गई है। और जो एक वंडरिंग विद द शिवर, वो काँप रहे हैं खड़े होकर, कौन, जितने टूरिस्ट हैं उनको ऐसे लग रहा है कि यदि द फेरोस कर्स, मतलब यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ फेरोस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे किंग, जो किंग को कोई श्राप, किंग का कोई श्राप तो नहीं है, अगर इस ये किंग किसी श्राप से मरा है तो उसकी जो डेथ हुई है, और जो उसके दुर्भाग्य से डेथ हुई है, फॉलोइंग बाद दोज हु डिस्टर्ब हिम, तो ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात तो नहीं होगी जो इनको डिस्टर्ब करेंगे। क्या ये सही है कि हमने उनकी डेथ, उनकी जो बॉडी है या यहाँ पे आकर, इट मीन्स उनको डिस्टर्ब कर कर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इसका हमको हर्जाना तो नहीं भरना पड़ेगा, इस टाइप का वो क्या कर रहे थे, उनके मन में कई ऐसे विचार वहाँ खड़े खड़े आ रहे थे, वो डर रहे थे, काँप रहे थे इस चीज़ को सोचकर। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. एक्चुअली वहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि ये जो मम्मी है इनकी छेड़छाड़ हो चुकी है, कब, 1920s में। ये किसने कहा है, जाहिद हवास। इट मीन्स 1922 में जब इन्हें निकाला गया था तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इनके पहले भी इनके साथ, इनके जो मकबरे हैं इनके साथ छेड़छाड़, इनकी जो बॉडी है इनके साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है 1920 में। तो ये जाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्शियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स, सेक्रेटरी हैं वो, कहाँ के, जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के, उन्होंने, जाही हवास ने ये कहा है कि मम्मी बहुत ही बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी हालत में थी, क्योंकि वॉट कार्टर डेट इन द 1920s की, कार्टन वो व्यक्ति है, वो है फर्स्ट टाइम जिन्होंने उसको निकाला या इस पर रिसर्च किया था 1920 में। तो उन्होंने क्या किया इसके साथ जो इतनी ये बैड कंडीशन में है। एज ही लेंड ओवर द बॉडी फॉर द लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे उन्होंने ये जो बॉडी को पूरी देखा उसके फर्स्ट लुक में कह दिया कि वहाँ ये क्या किया, कितनी बैड कंडीशन में कार्टर ने इसके साथ ऐसा। कार्टर हुआर्ट, जो कार्टर उनका पूरा नाम है, हुआर्ट कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरानी खोज करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट है। हु इन 1922 डिस्कवर, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था तट के टॉम को। आफ्टर ईयर्स फटल सर्चिंग, वो कई सालों की ऐसी यूजलेस सर्चिंग के बाद, यूजलेस सर्चिंग की जिसकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट कंटेंट्स, और भी थिंग्स उनके साथ कंटेंट थे, थ्रू हास्टली रैंसेक्ट इन एंटिक वेयर सरप्राइजलिंग कंप्लीट। यहाँ पे कुछ भी ऐसी और भी ऐसी चीज़ थी जिन्हें जल्दबाजी में छानबीन की गई, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो पूर्ण अच्छे से हुई। द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। Their internal brilliance means of guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get most attention, but the Tut was also buried with everyday things he would want to in afterlife: board games, a bronzy razor, linen,
अंडरगारमेंट्स ओके, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स फाइन। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जो ऐसी यूजलेस रिसर्चिंग के बाद जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें कैसे भी करके हैरानी की बात हुई थी, जो जल्दबाजी में जो कुछ थिंग्स थी उनकी उन्होंने पता लगा और वाकई में वो पूरी तरह से कंप्लीट हुई। दे रिमेन द रिचेस्ट। यहाँ वो क्या बात थी कि जो शाही ख़ानदान के जो जो रिचेस्ट पर्सन हैं वो कभी यहाँ पर रहते थे, पाए जाते थे एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड। और क्या बन चुके हैं, वो एक हिस्सा बन चुके हैं इस लीजेंड का, इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पे टट की बात हो रही है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, जो कि चौंका देने वाली बात थी किस चीज़ के लिए, कलात्मक जो गोल्ड से बने हुए थे, उनका जो गोल्ड था जिस गोल्ड से बने हुए थे वो इंटेलिजेंट बिलियंस मीन, मतलब हमेशा ही की तरह चमक देने वाले ऐसी चीज़, उनकी जो गोल्ड था वह इस तरह से चमक रहा था जो हमेशा से चमक देता है, इस तरह से उसकी शाइनिंग नहीं गई है। वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि ये पुनर्जन्म की, मतलब एक प्रूफ दे दिया है किस चीज़ का, पुनर्जन्म का। कास्ट द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जिनका उनकी मम्मी जो टट की मम्मी नहीं मम्मी जो टट की मम्मी है, उनके सेंसेशन उनको मिल चुके थे किस टाइम पर, जब उनकी डिस्कवरी की गई थी, तो उनके ये सब पुनर्जन्म के क्या मिल चुके थे, सेंसेशन मिल चुके थे। एवरीडे थिंग्स, यहाँ तक कि हाँ, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और आज भी उनके ज़्यादा जो इस मम्मी है उनको अटेंशन दी जाती है, मिलती है। बट द टट है आल्सो बेरिड, उनको दफनाया गया था इनके साथ कुछ चीज़ों से, गोल्ड वगैरह से तो उनके तो पूरा लेप करा गया, जिसकी शाइनिंग से ये सब सेंसेशन मिलता था कि वाकई में पुनर्जन्म का, इनकी जो स्किन है वो हमेशा एज इट इज़ रहे इस कारण। लेकिन जो उनकी जो बॉडी है उसके साथ दफनाया गया था किस चीज़ को, ऐसी चीज़ को जिसको आफ्टर लाइफ उनके काम आ सके, जैसे बोर्ड गेम कई ऐसे गेम्स हैं जो लकड़ियों के बने हुए हैं। तो ब्रुजिन रेजर रखी गई थी, और लाइनेन मतलब कपड़े, अंडरगारमेंट्स रखे गए थे। केजेस ऑफ फूड एंड वाइन, कुछ वाइन और फूड के क्या रखे गए थे, केसेस रखे गए थे, मतलब डिब्बे रखे गए थे उनकी बॉडी के साथ, उन सब क्या क्या था, दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, अब ये फ्यूनरल की जो मकबरे हैं उसकी पूरी से रिकॉर्डिंग के बाद कार्टर बिगैन, यहाँ पे कार्टर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने शुरू किया यहाँ पर, लेकिन उसके पहले जो ट्रेजर्स के बारे में बता चुके हैं वो कार्टर के थ्रू ही सर्च किया गया था। अब यहाँ पर कार्टर बिगैन करता है इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री नेस्टेड कॉफिन्स ओपनिंग द फर्स्ट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उस बरिड के जहाँ उनको दफनाया गया था, तो उस कॉम को जब उन्होंने पूरी तरह से ओपन किया था, तो 3 लेयर में, अच्छी मोटी लेयर में, जिस तरह से उनको एक लेप लगा दिया जाता था, ऊपर ऐसे लिक्विड डाल दिया जाता था जिससे कारण उनकी जो स्किन है वो ज़्यादा हार्म ना हो, इस वजह से। 8 मीन्स जो कार्टन अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो वो ये देखता है कि जो कॉफिन्स है, जो ताबूत है, वो 3 नेस्टेड है, मतलब 3 ऐसी मोटी मोटी जो लेयर्स हैं, फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड, फ्रीज्ड और फिक्स्ड, 3 ऐसी ताबूत है, इतनी मोटी मोटी परत में क्या हुआ है, जमा हुआ है। उसके अंदर 3 लेयर के 3 नेस्टेड के बाद ही क्या मिलता है, उसका शव मिलता है, किसका, टट का। लेकिन 3 नेस्टेड कॉफिन को क्लियर करना मुश्किल, बहुत ही कठिन था। जो फर्स्ट नेस्टेड कॉफिन्स थे, जो फर्स्ट ताबूत की जो फिक्स्ड ताबूत था, उसको जैसे उन्होंने क्लियर करा, ओपन किया, तो फर्स्ट ताबूत के अंदर उन्होंने पाया ही फाउंड अ श्राउड ऑन एडॉन विद गार्लैंड। तो उन्होंने वो जो शव है, कफन शव नहीं निकला है अभी, जो कफन है उसके ऊपर गार्लैंड्स हैं, मतलब फूल हैं, जो विलो एंड ऑलिव लीव्स के कुछ लीव्स हैं, विल्ड सिल्वरी है, लोटस पेटल्स है, ये सारे जितने भी फ्लावर्स और फूल और पत्तियां हैं, ये एविडेंस देती थी उस चीज़ का कि जो बिरल है वो कब मतलब इनकी जो डेथ है वो मार्च और अप्रैल के समथिंग हुई है, इस मंथ के आसपास ही हुई है, नियर बाय। एंड व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और जैसे वो फाइनली मम्मी तक पहुंचते हैं, दो ही रैन इनटू ट्रबल, उनको और ज़्यादा ट्रबल में डालता है और वो और ज़्यादा ट्रबल की ओर जाते हैं। जितना उनको लास्ट कॉफिन को निकालना उतना ही क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। क्यों, द रिचुअल रेजन
had hardened cemented tut to the bottom of the solid gold coffin। जो उनका जो सीमेंटिंग थी उनके पूरे तट के बॉटम में, उनकी जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन है, जो गोल्ड कॉफिन है, सोने का पूरी तरह से जो ताबूत है वो एकदम सॉलिड गोल्ड का है, और बॉटम में पूरी क्या है, तट सीमेंटिंग हुआ है, पूरे सीमेंट से है, और सीमेंटिंग किया गया है वहाँ पर उसको गोल्ड, सॉलिड गोल्ड से। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, मतलब उसमें से आप इतना सा भी चीज़ उसको यहाँ से वहाँ हिला नहीं सकते हो, इतना सॉलिड उसका फाइनली वो जमा हुआ था। कार्टर रॉट लेटर, उसने कार्टर ने बाद में ये लिखा था कि व्हाट वाज टू बी डन, अब इसका क्या, कैसे किया जाना था, इसका क्या किया जाना था, कैसे होगा ये, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना था। नेक्स्ट, the sun can be beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resin for several hours. This is a map. Where is I found it? He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit ऐसे बोलते हैं, and nothing budgeted. He reported with scientific detachment that consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and strung before it possible to raise the king's remains. Okay, फर्स्ट यहाँ तक क्या हुआ मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज बता देती हूँ रिवीजन में कि एक्चुअली स्टोरी में चल क्या रहा है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने देखा था कि ये कौन से किंग हैं और किस तरह से इनका जो टॉम है वो बाहर निकाला गया था। ये जब प्रोसेस की जा रही थी वो किसके द्वारा, जो ज़ाई हवा से, उन्होंने 1920 में जब इसको देखा, जब सिटी स्कैन के लिए इसे ले जाया गया था तो उन्होंने फिर ये देखा कि इसकी बहुत ही बुरी कंडीशन है ना। तो वो किसके द्वारा थी, वो होवार्ड कार्टर के द्वारा। तब होवार्ड कार्टर ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, 1920 तक उन्होंने क्या क्या उस चीज़ पे सर्च कर लिया था, वो सब इसमें आगे बताया गया है कि किस तरह उनको ये सर्चिंग के थ्रू ये मिला, और किस तरह से उन्होंने उसके साथ साथ सर्च करने के साथ साथ ये भी पता लगाया था कि एक्चुअली जो लीजेंड है, जो तट की क्या कहते हैं उसे, क्या था, तट का कॉम है ना, जो तट का टॉम मिला था वो कब मिला था, कैसे मिला था, ये पूरा इसमें और उसके कफन के साथ साथ वो कौन सी आसपास की चीज़ें थी वो जो उसके वहाँ पर टॉम के अंदर मिली, उन्हें देखने को मिली, वो सब उन्होंने यहाँ पे इस पैराग्राफ में, इस पेज पर डिस्क्राइब किया। हम वहाँ तक थे जो किसके द्वारा खोज चल रही है यहाँ पे, कार्टर के द्वारा, होवार्ड कार्टर के द्वारा। उन्होंने ये जो ट्रेजर्स खोजे थे इनके साथ में, जो इनके साथ दफनाए गए थे, उनके साथ मिले उन्हें, तो वो इन्होंने सब यहाँ तक अपन पहुँचे हैं। और फाइनली उनको क्या मिल जाता है, वो फाइनली किस चीज़ को अब निकालने की सोचते हैं, उस शव को, उनके शव को। तो उनको शव को निकालने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, उनके शव को निकालने के लिए उन्होंने ये देखा जो उनका जो कॉफ़िन है, उनका जो कफन है वो काफ़ी ठोस चीज़ों से क्या है, ठोस है, इतना फ्रीज्ड हो चुका है। फ्रीज्ड, उसको इन्वेस्टिगेट के दौरान मालूम पड़ा है कि वो 3 लेयर फ्रीज्ड था, मतलब जो मोटी मोटी 3 टाइम्स कॉफिन्स उस पर मोटे मोटे क्या हुए हैं, उसके अंदर जाके तब जाके उसका क्या था, शव था। तो जो फर्स्ट उन्होंने कॉफिन को हटाया तब उन्हें बहुत पुरानी फ्लावर्स मिले और पत्तियां के वो मिले, एविडेंस मिले। उस एविडेंस से उनको ये पता चलता है कि एक्चुअली उनकी मृत्यु कौन से सीज़न में हुई थी, क्योंकि कौन से सीज़न में वो पत्तियां और फूल पाए गए थे। तो फूल पत्तियां जिस सीज़न में होते हैं उस मंथ को उन्होंने क्या किया, निकाला, है ना, कि ये जो पत्तियां हैं उस मंथ में अच्छे से होती थी तो वो फूल इन पर चढ़ाए गए। इट मीन्स ये उस सीज़न में इनकी डेथ हुई, उस मंथ में इनकी डेथ हुई। मार्च अप्रैल में ये सब कॉर्नफ्लावर्स और वाइल्ड सिलरी, लोटस पेटल्स, ये सब ऑलिव लीव्स ये ज़्यादा होती थी तो वो ही उन पर चढ़ाई गई। और इसकी एविडेंस के थ्रू उनको मालूम पड़ा कि उनकी एक्चुअली मंथ यहाँ पे बिल्कुल मालूम पड़ चुका है कि उनकी इस मंथ में क्या हुई थी, डेथ हुई होगी। और फाइनली उन्होंने फिर बहुत ही ट्रबल के बाद जो लास्ट वाला कॉफिन पर पहुँचे, जो बहुत ही एकदम सॉलिड गोल्ड का था, पूरी सीमेंटिंग की गई थी उस पर सॉलिड गोल्ड की, तो वो उनके लिए एकदम करना आसान नहीं था। तो कहना कि क्या होगा इसका, क्या है ये, उस चीज़ में वो लगे हुए थे। उन्होंने काफ़ी इस पर ट्राई किया। हम इस पैराग्राफ पे थे, द सन बीट डाउन, उन्होंने काफ़ी देर उसको, मतलब उन्होंने जितना भी काम किया ना वो धूप में बैठ के किया, ताकि धूप लगने पर हो सकता है कुछ मेल्ट हो या कुछ इसकी लूज़न हो जाए, इसकी जो रेजिन है वो लूज़ हो जाए। लूज़ होने पर मुझे इनके जो शव है इनको निकालने में आसानी हो जाएगी।
क्योंकि वो एरिया कौन सा था, साउथ इजिप्ट का था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग होती है, बहुत ज़्यादा धूप दुगनी मात्रा में हो जाती है। तो वहाँ पे भी इस पूरे कॉफ़िन को रखा, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो ज़रा सा भी लूज़ नहीं हुआ। कई घंटों तक रखा, लेकिन इसमें वो क्या हुए, कामयाब नहीं हो पाए। इसमें जो सोने का जो ताबूत के नीचे तक जाता था, उसके बाद उसका शव मिलना था। उन्होंने मम्मी को एकदम ऐसे सॉलिड सूरज डायरेक्ट ऐसी डिग्री उस पर पड़ती थी, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया था यहाँ पे, और फिर भी उसके आउटसाइड ताकि उसको हीट करे अंदर की ओर, और उस पे ये क्या होए, ढीला पड़ जाए, थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो उनको निकालने में आसानी होगी। लेकिन उनकी ये कोशिश क्या रही, नाकामयाब रही। उन्होंने जो मम्मी के निकालने का अलग करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया, फिर उन्हें किस चीज़ का, छेनी का यूज़ करा। छेनी से उसको फिर मार कर मतलब इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उनको ऐसा था, आगे क्या है, छेनी का इस्तेमाल करके उन्होंने स्टार्ट करा था उसको निकालना, क्योंकि उसी से पॉसिबल था इस किंग को प्रॉपर तरीके से, ताकि वो ये नहीं चाह रहे थे कि किंग का एक भी देखा जाए तो ढांचा, देखा जाए तो उनका शव का कोई भी पार्ट उनसे टूटे। वो चाह रहे थे कि पूरा की पूरा ऐसा कि ऐसा, सीधा कि सीधा वो निकाल लें। लेकिन उनको वो फिर भी ट्राई कर रहे थे, अभी भी ट्राई कर ही रहे हैं, मतलब अभी जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसमें अभी तक वो ट्राई कर रहे हैं। इन डिफेंस, यहाँ पे एक मीनिंग बताना था कि छेनी का मीनिंग कहाँ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है चिज़ल। तो चिज़ल का मीनिंग होता है कि उन्होंने चिज़ल करना स्टार्ट किया, मतलब छेनी का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो पूरे ट्रंक को अच्छे से पॉसिबल हो सके। तो उनको पूरी तरह से किंग जो है वो ऐसा कि ऐसा पूरी तरह रहे, उसको कोई नुकसान ना हो, वो एकदम सेफली उसको पूरा निकाल सके। इन हिज डिफेंस, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री। जैसा कि मैंने अभी बताया, बिल्कुल उनके डिफेंस में ही कार्टर ने बिल्कुल एक यूँ समझो कि छोटी सी उम्मीद थी उनके पास कि अगर वो इसे मम्मी को बिल्कुल कट ना करे, बिल्कुल ज़रा सा भी कट ना लगे, था मोस्ट सर्टेनली वुड हैव। क्योंकि जो चोर थे वो क्या रहता है ना कि जैसे कि इनके ऊपर पहले उनको फूल वगैरह चढ़ाया, पहले कॉफ़िन में जो लास्ट वाला कॉफ़िन था उनके ऊपर जो इनका शव था, उनके ऊपर काफ़ी ज्वेल्स थे, सोने के हार वगैरह सब पहनाए गए थे। लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये बहुत टाइम पहले है ना, कि टाइम टू टाइम ये क्या सॉलिड होता गया और ज़्यादा फ्रीज्ड होता गया। तो उनको ऐसा लगा कि बहुत समय पहले कुछ चोर लगता है इनके कुछ काफ़ी सामान इनके अंदर से क्या चुरा के ले जा चुके हैं, और उसको वापस वैसे ही कर रख दिया है। तो जिसके कारण चोरों ने उसको काट कर सोना ले गए होंगे, ये उनका था व्यू। कि वहाँ पे कुछ ऐसी कटिंग मिली उन्हें, एक से निशान मिले कि जहाँ पे कि ऐसे निशान से पीछे की नीचे की छप बन जाती है। तो वो छप जो बनी है ना, वो कुछ उनकी ज्वेलरीज़ की छप बनी थी। तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने बताया कि वाकई में इन पर ज्वेलरीज़ भी थी जो अब नहीं है। तो ताबूत के अंदर से ज्वेलरीज़ कहाँ जाएंगे, तो हो ना हो इनका जो चोर थे, थीव्स थे, बड़ी स्मार्टली इसको लेकर बहुत पहले ले जा चुके हैं, है ना। क्योंकि अगर बहुत टाइम, इस टाइम तो नामुमकिन था ताबूत तक पहुंचना, क्योंकि ये खुद इतने जो इसे नहीं कहेंगे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, यही नहीं कर पाए, तो चोर क्या कर पाते। तो ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है जब वो ले गए होंगे। ये अपना व्यू है। तो और क्या था, सर्कुमेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट, रिमूव द बोल्ट, हाँ रिमूव द बोल्ट। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them for his journey to the great beyond. King Tut was lavish with the glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, almonds, ये सब उनकी ज्वेलरीज के नाम बताए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, ceremonial aprons, sandals, sheaths for his fingers and toys, the nose। एक्चुअली बच्चों ये सब आप पढ़ लेना कि एक्चुअली क्या क्या था उसके साथ। कॉफिन एंड मार्क्स, ऑल द प्योर गोल्ड्स टू सेपरेट टर्ट फ्रॉम हिज ऑर्नामेंट्स। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हैड एंड सेवरेट नियरली एवरी मेजर जॉइंट। अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं थी, वो बिल्कुल हट नहीं रहा था। तो सेपरेट करने के लिए टट को उस ऑर्नामेंट से, एड ऑर्नामेंट से जिससे वो सजे हुए थे, वो इस तरह से चिपक चुके थे बाकी के जो थे। क्योंकि उसमें जो ऑर्नामेंट्स उसमें थे ना, उसमें से कुछ उन्होंने क्या करे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ऑर्नामेंट्स पर्टिकुलर पूरे नहीं दिख रहे थे। उसमें से कुछ ऐसे निशान थे, कुछ कटे कटे, जैसे कोई खोद के ले गया हो इसमें से, और वो इस तरह से चिपक चुके थे, उससे फ्रीज हो चुके थे कि पूरी बॉडी को उस सॉलिड गोल्ड से अलग करना, मतलब अच्छे से, ताकि एक पार्ट भी टूटे ना, ये इम्पॉसिबल हो चुका था। तो फाइनली उन्होंने सारे पार्ट को अलग अलग निकाला। जैसे हेड है,
हैंड है, इन सबको जो मेजर जॉइंट्स थे, वंस दे हैड फिनिश्ड, एक को फिनिश किया, दे कर चुके थे, दे reassembled the remains on a layer of the sand in a wooden box with the padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. तट को जिन जेवरों और ज्वेलरीज के साथ दफनाया गया था, उसमें से कुछ खुरचन थी जिसे चोर ले जा चुके हैं, और जो बाकी हैं उससे इस तरह से चिपक चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं, पूरी तरह से सॉलिड हो चुके हैं कि वो उनसे उनकी बॉडी से निकालना इम्पॉसिबल हो चुका था। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने क्या किया, जिस तरह कार्टर को भरी धूप में रखने के बाद, कार्टर ने उस तट के जो कॉम है उसको भरी धूप में रखने के बाद भी इसका कोई फ़ायदा नतीजा नहीं निकला, तो उसने चेज़ल का सोचा यूज़ करना कि इसके बॉटम में जिस तरह से ये पक्की गोल्ड, सॉलिड गोल्ड में ये चिपक चुका है, तो इसको अलग करना पड़ेगा, इसको बॉटम से अलग करना पड़ेगा उस गोल्ड से, और चाहे उसके लिम्स हो चाहे ट्रंक हो, इसके पहले कि जो बचा हुआ उसके शव को कुछ नुकसान हो उसके पहले उनको क्या करना, उसको बड़ी ध्यान से उस छेनी से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं इन हिज डिफेंस में, अपने खुद के बचाव में उनके पास कोई उनके पास एक छोटी सी ही चॉइस है, कम ही चॉइस है। इफ़ ही हैड नॉट कट सर्कमवेंटेड, इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी इज़ फ्री, मतलब अगर यदि मम्मी को नहीं काटें, अगर वो नहीं काटते हैं मम्मी को फ्री करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, द थीव्स, जो चोर हैं, वो उनके ज़्यादा चांसेस बिल्कुल पक्का है कि वो उस जो गार्ड है उसको धोखा देकर उसको चुरा लेंगे। किसको चुरा लेंगे, वो सारे सोने को चुरा लेंगे। इसलिए कार्टर ने जो भी सोचा कि जो दिन के दिन में वो किसी भी तरह से शव को अलग करके निकाल के और गोल्ड को अलग करके निकाल के अच्छे से रख दे। अगर वो एक दिन भी डिले करता है या छोड़ कर जाता है उसको अलग करते करते, तो इतने में जो चोर हैं वो बाकायदा अपना जो काम है वो कर जाएंगे। इस बात का उसे लग रहा था, इसलिए उन्हें ये ज़रूरी हो गया था कि गोल्ड को चुराने के लिए ये जो चोर है ले जाएंगे, इसलिए उसका ज़रूरी हो गया था इस चीज़ को करने के लिए कि मैं इसको जल्द ही चेज़ल से इन सबको क्या कर दूं, अलग कर दूं। इन द टट्स टाइम, जो टट का जो टाइम था वो बिल्कुल फेबुलसली वेल्थी था, धनी था। एंड दे थॉट, उनकी सोच थी और उनकी होप थी कि दे टुक देयर रिचेस विद देम, जो उनके साथ जो धन था वो अपने साथ लेकर जाएं, है ना। जो जितने वो धनी थे वो सोच रहे थे कि हम जाएं ना तो अपना ये सारा धन अपने साथ लेकर जाएं, ये वो सोचते थे उस वक्त। और फॉर हिज जर्नी, उसकी जर्नी में द ग्रेट बियॉन्ड द किंग टट था, वो बहुत ही फल फूल रहा था। उसके पास कई ऐसी चीज़ें थी, चमकदार चीज़ें थी, प्रेशियस कॉलर्स थे, इनलाइड नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, रिंग्स थी, एमलेट्स मतलब होता है ताबीज़ वगैरह, एंड सेरेमोनियल होता है एप्रॉन, मतलब ऐसे जो सेरेमनी इन पे पहने जाते हैं, मतलब ट्रेडिशनली ओकेजन पर पहने जाते हैं फेस्टिवल इनके थ्रू, ऐसे अच्छे फैब्रिक कपड़े। सैंडल्स हैं, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स, जो उनके जो फिंगर्स हैं उसमें सब में शीट्स हैं, एंड शूज़ एंड ये सारी चीज़ें हैं जो उनके जो लेविशली दिखा रहे हैं कि वाकई में ये काफ़ी उनके पास सारी चमकदार चीज़ें थी, वो काफ़ी धनी थे। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, उनको ये जो जितने भी उनके सजावट के सामान हैं उनसे सेपरेट करने के लिए, उसके सजावट के सामान से उसे अलग करने के लिए, कार्टर्स के जो आदमी हैं उन्होंने रिमूव किया मम्मी का हेड एंड सेवर नियर मेजर, और उसके जितने भी ऐसे मेजर जॉइंट्स हैं उन सबको, वंस दे हैड फिनिश्ड, और उन्होंने एक बार में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ द सैंड इन अ वुडन, और क्या करा, एक सैंड के ऊपर इन सबको सेट कर दिया वुडन बॉक्स के अंदर विथ पैडिंग, और गद्दी के मतलब गद्दी ऐसे बिछाकर, गद्दी जैसा, द कंसिल्ड द डैमेज, जो डैमेज है उनको छुपा दिया, जो डैमेज हुआ था आसपास की जो बॉडी में कट करते वक्त, उस सब चीज़ों को क्या कर दिया उन्होंने, छुपा दिया। द बेड, और उस बेड पर जो उन्होंने बनाया था गद्दी वाला, सेंट वाला सैंड, और फिर उसके ऊपर वुडन बॉक्स के अंदर क्या है वो, उस पूरा जो जिस तरह से उन्होंने निकाला था, हेड है, ट्रंक है, लिम है, इन सबको बिल्कुल एकदम बॉडी की जैसा जमा दिया है। और उसमें वेयर टट नाउ रेस्ट, जहाँ पर वो टट क्या कर रहा है, अब रेस्ट कर रहा है। बच्चों ये लेसन काफ़ी बड़ा है, इसलिए अब हम इसे पैराग्राफ वाइज ही समझेंगे कि आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली। जो आर्कियोलॉजी है उसमें काफ़ी बदलाव आया,
जो ऑर्गेनाइज्ड हैं। नाउ डेज लुक फॉर द डिटेल्स ऑफ एंशियंस लाइफ एंड मिस्ट्री ऑफ डैड इंस्टेड ऑफ ट्रेजर्स। वो क्या करने लग गए, अब वो डिटेल्स निकालने लग गए उनकी एंशियंट लाइफ की। जो भी चीज़ वो सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो किंग टट है उनके कॉम की खोज की गई, अब उनकी मिस्ट्रीज़ उनकी लाइफ की और किस तरह से डेथ हुई उनकी मिस्ट्रीज़ की इंस्टेड ऑफ ट्रेजर्स की, वो सब क्या करने लगा, पता लगाना। आर्कियोलॉजिस्ट अब ये भी काम करने लग गए हैं, इसमें ये बदलाव आया है। अब जो खजाने हैं डिटेल डायरेक्शन मिस्ट्री आल्सो यूज मोर। यहाँ पे जो इन चीज़ों के लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ किए जाने लगे हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हुए। जैसे इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी के बाद, कार्टर की खोज के बाद 40 साल से भी अधिक, कब 1968 में एक एनाटॉमिक प्रोफेसर है, एक्सरे द मम्मी, उन्होंने उस मम्मी का एक्सरे किया किसकी, टट की, एंड रिवील द स्टार्टलिंग फैक्ट, और सारे जो फैक्ट्स हैं उनका क्या लगाया, पता लगाया। बिनीथ द रीजन दैट केक्स इन चेस्ट, और जो भी उनकी नर्व्स है, उनके चेस्ट है, उन सब का उन्होंने एक्सरे निकाला। एंड हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और जो ब्रेस्ट बोन है उनकी भी देखे, और जो फ्रंट उनकी रिब्स थी वो क्या थी, मिसिंग थी, वो एक्सरे में आई थी। तो ये सब क्या उस वक्त ये सब डाउटफुल हो गए थे कि एक्चुअली इनकी रिब्स कहाँ गई, कैसे गायब हो गई। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन बाय कंप्यूटर टोमोग्राफी, और आज वो हम उससे भी ज़्यादा एक्सरे के भी ऊपर सिटी स्कैन, जो नई टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, जो कम से कम जो 100 एक्सरेज को क्रॉस सेक्शंस का एक साथ वो क्या कर सकती है, दे सकती है, देख सकती है। स्लाइस ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल, पूरी बॉडी को वर्चुअली 3 डायमेंशन शेप में क्रिएट, पूरी तरह से वो क्या कर देती है, चारों तरफ से क्या करती है, एक्सरे एक साथ ले सकती है। सिटी स्कैन में ये होता है, आप सब जानते हैं। व्हाट मोर वुड सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन, अब टट का इससे एक्सरे से भी ज़्यादा अधिक सिटी स्कैन ज़्यादा अधिक होगा पता लगाने के लिए, तो उसके अब सिटी स्कैन फिर लिया गया था। एंड कुड आंसर इट टू द बिगेस्ट क्वेश्चन, और अभी भी 2 क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है उसका आज भी क्या है, आंसर नहीं मिल पाया था। ये बहुत ही क्या था, सुस्त क्वेश्चंस थे दोनों। लिंगरिंग, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरे, और हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, और उनकी एज क्या थी जब वो मरे, है ना, जब उनकी डेथ हुई। अब यहाँ पर नीचे है किंग टट के बारे में है कि एक्चुअली क्या है, वो क्या थे, वो उनकी हिस्ट्री क्या थी। किंग टट जो डिमेंस वॉज अ बिग इवेंट, जो उनकी जो मृत्यु है, जो उनकी डेथ है, ये बहुत ही बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड के देखा जाए, यहाँ तक कि उनके द्वारा क्या थी, उनकी जो डेथ थी वो बहुत ही बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो उनकी अपनी परिवार की सबसे आखिरी कड़ी थे, यूँ कड़ी इन द सेंस वंशज थे, आखिरी थे। एंड ही इज़ फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और जो उनका जो फ्यूनरल है वो उनके राजवंश की सबसे आखिरी एक ऐसी खड़खड़ाहट थी, यूँ कहेंगे। बट द पर्टिकुलर ऑफ इज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर, उनकी जो डेथ के बाद में ये कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि उनके वंश का क्या हुआ, लेकिन उनके जो जब वो थे तब ये पता है कि उनके वंश कहाँ से चला आ रहा था, जहाँ तक पता लगा सके। जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बोल दिया था, 3300 ईयर्स के भी पहले की बात है ये, तो उनके भी पूर्वज एंशियन जो हैं एंसेस्टर्स, उनका पता लगाना भी ज़रूर बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अब हम उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दिया है एमेनहोटेप III, टट्स फादर, जिन्हें टट के फादर हैं या ग्रैंड फादर भी कह सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या है, यहाँ पे दोनों क्लियर नहीं है। टट्स फादर लिखा है और ग्रैंड फादर लिखा है। वॉज अ पावरफुल पैरो, जो बहुत ही पावरफुल किंग है, वो रूल द ऑलमोस्ट 4 डिकेड, जिन्होंने 4 दशक वहाँ पे क्या किया है, रूल किया है। द हाईएस्ट ऑफ द एटेन द डायनेस्टीज गोल्डन एज, जो गोल्डन एज की जो राजवंश है एटेन, वहाँ हाईएस्ट सबसे बड़ी, तो वहाँ तक उन्होंने क्या किया है, रूल किया है हाईएस्ट में। एटेन डायनेस्टी इसमें बड़ा है, डायनेस्टी राजवंश जो गोल्डन एज की, एटीन यूँ बोलेंगे 18th सेंचुरी की बात करेंगे। एटीन डायनेस्टीज़ गोल्डन एज, तो 18वीं राजवंश की स्वर्ण एज बोलेंगे। ही सन एमेंटोटेप IV सक्सीड हिम, एंड उनके जो बेटे हैं एमेनहोटेप IV, एक्चुअली पूरा पर्टिकुलर नाम नहीं है इसलिए 3rd और 4th इन्होंने लगाया है, वो सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियन इजिप्ट। एंशियन इजिप्ट जो पुरानी इजिप्ट के पुराने समय की हिस्ट्री, उनके पीरियड में, समय में सबसे अजीब इनिशिएटेड है, सक्सीड में से जो उनके सन हैं एमेनहोटेप IV, उन्होंने सफलता पाई है किस पर, उन पर
एंड थर्ड पर एंड इनिशिएटेड, और उनकी जो अजीब पीरियड है, टाइम है, वहाँ से वो शुरू होता है, जो एंशियन इजिप्ट का क्या कहलाती है, इतिहास कहलाता है, यहाँ से उनका टाइम शुरू हुआ है। द न्यू पेरो जो नया राजा है, उन्होंने प्रमोट किया है द वर्शिप ऑफ द एंटन, जो एंटन है, जो गॉड कहा गया है, द सन डिस्क कहा है, जिन्हें सूर्य चक्र कहा गया है, उनकी वो वर्शिप करते थे। एंड चेंज हिज नेम, उस पर उन्होंने अपना नेम भी चेंज कर लिया था। उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, अखेनेटन और सर्वेंट ऑफ द एंटन, जो किसके सर्वेंट हैं, एंटन के सर्वेंट है, मतलब जो गॉड है उसके, जिसका मीनिंग होता है, जिन्होंने अपना नाम चेंज किया ना, अखेनेटन, उन्होंने, उसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ एंटन, मतलब भगवान की जो गॉड का नाम है, द सन डिस्क है जिनका नाम, उनका सर्वेंट, उनके दास है ना, उनके दास के, ऐसा उनका नाम का मीनिंग होता है, तो उन्होंने अपना ये नाम रखा है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी, और उन्होंने अपना जो रिलीजियस धार्मिक राजधानी है उनको मूव किया ओल्ड सिटी थेबस की ओल्ड सिटी से उनको मूव कर लिया अपनी राजधानी को वहाँ से। एंड एक नई सिटी में, द न्यू सिटी ऑफ एखेटेटन, क्या है वो, एखेटेटन, नोन एज अमारना, मतलब आज वो किस नाम से जानी जाती है, हम आज उस सिटी को, पहले उसका नाम क्या था, अखेटेटन, और आज हम उस सिटी को अमरना नाम से जानते हैं। ही फर्दर शॉक अ कंट्री बाय अटैकिंग, एक अलग शॉक वाली बात होती है, मानने वाली अपनी बात होती है, जो उन्होंने एक नया झटका दिया, किसने, ये राजा ने, अखेनेटन ने, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था वहाँ पे, अटैकिंग अम्यून, मतलब ये भी अम्यून भी एक गॉड है, और उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जो अम्यून है उन गॉड पर अटैक करना शुरू कर दिया था। इट मीन्स जो उनकी मूर्तियाँ थी वहाँ पर उसको मारना, तोड़ना, आसपास का सब कुछ बर्बाद कर देना, मेजर गॉड ऑप्शन, आसपास की पूरी तबाही कर देना, सब कुछ तोड़ देना उनकी इमेजेस को। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उनके टेम्पल को क्या कर दिया, उन्होंने बंद करवा दिया, जो गॉड थे अमन गॉड, उनके टेम्पल को भी उन्होंने क्या करवा दिया, बंद करवा दिया, मतलब उन्होंने अपने, जिसकी वो वर्शिप करते थे एटन, उनको रखते हुए उन्होंने वहाँ के जो गॉड पूजे जाते थे पहले, उनको पूरी तरह से हटाने की पूरी कोशिश की, और उसमें कामयाब भी हो गया। इट मीन्स पूरी तरह से मंदिर बंद करवा दिया और आसपास तोड़ फोड़ भी करवा दिया। आई मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये जो रे जॉनसन्स हैं, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो लक्सर में रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने, जिनका नाम है रे जॉनसन्स, उनका ये कहना था कि उस वक्त कितना हॉरिफिक टाइम रहा होगा, कितना हॉरिबल टाइम रहा, समय रहा होगा जब इन्होंने ये सब काम किया है, कि इन्होंने अखेनेटन ने ये काम किया था। द साइड एंशियंट थेब्स, जो साइड थी किसकी, थेब्स की, द फैमिली दैट हैड रूल्ड द फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग ऑन एंड, जो फैमिली थी जो रूल कर रही थी वो उनका एंड आ चुका था, उनकी सेंचुरी वॉज कमिंग, जो उनकी सेंचुरीज थी वो क्या थी, ख़त्म होने जा रही थी। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल, और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद जो अखेनेटन थे वो क्या हो गए थे, वो धीरे धीरे सनकी हो गया था, पूरी तरह से पागल हो गया था, सनकी हो गया था। और उसकी डेथ के बाद, और आफ्टर अखेनेटन्स डेथ के बाद, मिस्टीरियस रूलर नेम, एक मिस्ट्री रहस्यमय रूलर नेम जिसका नाम है इसमैन खेकर अपीयर्ड ब्रीफली, वहाँ उन्होंने आए और बहुत जल्दी वहाँ से चले भी गए, मतलब कुछ वक्त तक, थोड़े टाइम तक रूल किया, फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए। एंड देन अ वेरी यंग, और उसके बाद बहुत ही यंग टुटनखटन नाम के राजा, जो बहुत ही यंग थे, जिन्होंने राज सिंहासन संभाला, और वो उन्हें क्या बोला जाता था, किस नाम से जाना जाता है, टट। वो राजा कौन थे, यंग राजा टट थे। एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, जिन्हें हम आज बड़े नाम पर जानते, पैमाने पे जानते हैं, जिस नाम से वो है टट। द बॉय किंग सून चेंज हिज, उन्होंने जल्दी से अपना नाम चेंज करवा लिया। पहले उनका नाम क्या था, टुटनखटन, आखिरी में देख रहे क्या आ रहा है, ATEN, टुटनखटन है उनका नाम। तो वहाँ से उन्होंने आखिरी के 4 लेटर्स हटा के अमिन रख लिया है। अमिन कौन, जिस राजा की मूर्ति उन्होंने हटाई थी, किसने, एंखेटन ने।
तो एंकेटेटन ने जो उनके नाम के पीछे भी उनके जो जिनकी वो पूजा करते थे उनका नाम था, जिसका नाम मीनिंग मैंने आपको बताया था, तो उस नाम पे इनका नाम भी पड़ा था। लेकिन इन्होंने अपने नाम को चेंज करवा के पीछे से जो उनके जिनको वो पूछते थे उन्हें हटा के किसे वापस रख लिया, जिनको जिनको उन्होंने डिस्ट्रॉय टेम्पल्स वगैरह बंद करवा दिए थे, मतलब जो पुराना रूल था उन्होंने वापस लाया। जिन्हें सब लोग पूजते थे भगवान को अमन, उन भगवान को वापस पूजा जाने लगा, उनकी इमेज दोबारा रखी गई। ये सब किसने किया? टट ने किया। बहुत अच्छे से संभाला, बहुत बेहतरीन इनका जो था, इनका जो वर्क था बहुत ही अच्छा था। इन्होंने जो एक्शन ली थी वो बात काफ़ी अच्छी की थी इनके टाइम पर। ये जो थे इनकी जितने भी इन्होंने क्रिया की हैं, जितने भी इनकी एक्शंस थी, वो सब ओल्डन वेज थे जो इनके फोर फादर के उसमें चलती थी, वो वापस लेकर आए। जो बीच में एक मैड था वो आया, उसने सब बिगाड़ कर चला गया, तो इन्होंने वापस उन सबको ठीक किया। वो राजा टट थे और इन्होंने 9 ईयर्स तक काफ़ी अच्छा इन्होंने सब कुछ संभाला। एंड देन इनकी डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस वक्त इनकी क्या हो गई, ये डाइट हो गए, मर चुके थे, इनकी डेथ हो गई थी। ये थी इनकी स्टोरी। Regardless of his fame and the speculations about his fate, that is one mummy among many in Egypt. अब उनकी जो फेम है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी फेम की परवाह किए बिना और उनके जो भाग्य हैं उनके बारे में देखते हुए, जो टट है वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, वो एक मम्मी है इसमें कई इजिप्ट में मैनी ऐसी मम्मीज़ हैं, उनमें से एक ये कौन है? टट की मम्मी है। अगर इनके जो फेम वगैरह इन सबको हटा दें अपन, तो उन सारी मम्मीज़ में और इनमें सब इक्वलिटी है। हाउ मैनी, कितनी है? नो वन नोज़, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मीज़ प्रोजेक्ट, जो इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट है, विच बिगैन एन इन्वेंचरी इन लेट 2003, जो शुरू हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी कब? 2003 के अंत में। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज़ स्टिल काउंटिंग। वो रिकॉर्ड कर चुकी हैं ऑलमोस्ट 600 इस तरह की मम्मियों को, और उससे भी ज़्यादा, और अभी भी काउंटिंग उनकी चल रही है, मतलब अभी भी काउंटिंग में है। द नेक्स्ट फेज़, और इसका अगला फेज़ है स्कैनिंग द मम्मीज़, उन मम्मीज़ को स्कैन करना विद द पोर्टेबल सीटी मशीन। किससे? एक पोर्टेबल जो उपलब्ध हो सीटी मशीन, उनसे, डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, जो किनके द्वारा दी गई हो? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस के द्वारा। एक मैन्युफैक्चरर किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज़ टू बी स्कैंड, और इस मैन्युफैक्चर में जो किंग टट है वो पहली मम्मी है, मम्मियों में पहली मम्मी है जो स्कैन की गई थी। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। डेथ में, उनकी लाइफ में, और जो मूविंग, जो देशवासियों से भी आगे बढ़ते हुए हैं, उन मम्मियों में से एक उनकी फर्स्ट मम्मीज़ है ना, जिनका क्या क्या जो किया जा चुका है, स्कैंड हो चुकी हैं। अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टॉय, जो एक सीटी मशीन है वो स्कैन कर सकती है मम्मी के सर से लेकर टॉय तक, पैरों के तक। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन में कम से कम 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस वो निकाल सकती है क्रॉस सेक्शन में। टट्स हैड, उनका जो टट्स का जो हेड है वो स्कैन किया गया, और कितना 0.62 मिलीमीटर्स स्लाइस रजिस्टर से पूरा बताया कि किस तरह से स्कैन हुआ है, और पूरी जो डिटेल से जो कोने कोने की भी छोटे छोटे जो रिप भी है वो भी बाकायदा उस सीटी स्कैन में नज़र आ जाती है। तो इस लेसन में लास्ट में इट मीन्स इनको पूरी तरह से मतलब 1700 डिजिटल इनके एक्सेस इमेजेस निकाल गए, जिसमें इसमें छोटी से छोटी रिप्स और इन सब के बारे में पता लगाया गया, और फॉरेंसिक्स, रेडियोलॉजी एंड एनाटॉमी बिगेन वहाँ से शुरू हो चुकी है टू प्रॉप द सीक्रेट्स दैट, इस सीक्रेट्स का पता लगाने द विंग द गॉडेसेस ऑफ द ग्लीडेड ब्यूरल, जो ये बहुत ही ग्लीडेड ब्यूरल है, मतलब इतना चमकीला है, गिल्डेड ब्यूरल है, जो श्रेन प्रोटेक्ट फॉर, इसको किस तरह से कितने लंबे समय तक इसको क्या किया जा सके, वे देख रहे थे इस चीज़ को, इस मम्मी को, कि कितने समय तक प्रोटेक्ट करके किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए इसको क्या कर रहे थे, काफ़ी डीप में सीटी स्कैन मतलब किया जा रहा था उसका स्कैनर के थ्रू। एक इस टाइम क्या हो गया था, द नाइट ऑफ द स्कैन, जो वर्कमैन तब कैरिड द टट, जो टट को उसके टॉम से निकाल के उसके बॉक्स में से निकाल के स्कैन के नाइट को निकाल लिया था, कैरेट ला रहा था, लाइक द
pallbearers, they climbed a ramp into a flight of the stairs to the swelling London and outside. Then rose the hydraulic leaped into the trailer and the held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, imprinted an office nearby, written the empire of the white plastic pens. The $1 million scanners had quite because the sand is full of friends, curse of the joked Carter nervously. Okay, यहाँ पे यूँ बताया गया है कि उस नाइट पे जैसे उनको निकाला जा रहा था और सिटी स्कैन के दौरान जो कितने साल कितना $2 मिलियन जो $1 मिलियन का स्कैनर था जिसके थ्रू इस पे वर्क किया जा रहा था, वो अचानक क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो रेत है उसके कूलर फैन के अंदर चली जाती है। तो ये कहा जाता था कर्स ऑफ द पैरा, ये किंग का कर्स है, किंग का श्राप है। जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, और जो वहाँ पे जो गार्ड है ना वो ये जोक मारता है, मतलब बहुत नर्वस होके ये थोड़ा सा मजाक करता है, नर्वसनेस रहती है उसके मजाक में, और वही कहता है कि अरे भगवान ये क्या हो गया, लगता है ये उस किंग का क्या है, कर्स है, श्राप है, जिसके कारण ये स्कैनर जो $1 मिलियन की स्कैनर है वो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और इवेंचुअली क्या होता है, जो फेंस वर्क करने लग जाता है उसका, और जो उनका प्रोसीजर है वो क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैज़ बीन लॉस्ट, फिर ये सब पता लगता है, ये सब पूरा चेक करने के बाद कि इसमें से कोई भी डाटा इसमें से क्या लॉस्ट नहीं हुआ है। द टेक्नीशियंस टर्न टर्ट ओवर टू द वर्कमैन, जो टेक्नीशियंस है वो बिल्कुल उसको वहाँ से निकालते हैं और हु कैरिड हिम बैक टू उसके टॉम में वापस डाल देते हैं। इसमें लास्ट में यही है कि जब उन्हें रिमूव करने के ठीक 3 घंटे से भी कम उन्हें रिमूव किए हुए थे, उसके बाद उन्हें जो किंग है उसको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट किया था इन प्लेस में, कहाँ, जहाँ पे जो पुजारी हैं वो फिनरी जहाँ ऐसी चीज़ों को रखते हैं उन्होंने वहाँ पे पुजारियों ने उनको एकदम रेस्ट के लिए वहाँ पे उनकी जो अब किंग की जो बॉडी थी, जो शव था, जो कफन था, वो रेस्ट में था। एट लास्ट बैक इन ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप, अब जो टेक्नीशियन है उन्होंने क्या किया था, बैक ट्रेलर जो उनकी जो इमेजेस थी, जो उन्होंने सिटी स्कैन के द्वारा निकाली थी, जो इमेजेस थी उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर एनलार्ज करके देखा चारों ओर से, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि जिसे वो समझ रहे थे कि जो नर्व थी, जो रिब्स थी, वो क्या थी, लॉस्ट हो गई है, गायब है, एक्चुअली वो वहाँ पे नज़र आती है उस कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बहुत ही राहत वाली सांस लेते हैं कौन, ज़ाही हवास, स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ वाकई सीरियसली कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है इसके साथ, जो हम सोच रहे थे कि कैटर ने कहाँ मिस कर दिया, इसकी जो इनको टुकड़ों में निकाला है और रखा है, जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इनकी रिब्स गायब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब एज इट इज़ वैसा ही था। तो वो चैन की सांस लेते हैं और बिल्कुल आप बोलते कोई चिंता वाली बात नहीं, हम क्या कहेंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर अब सोएंगे, अब हम सो जाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। ये लास्ट में होता है, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, हम जब वो समय था जब हम क्या कर रहे थे, उस सब चीज़ों से अब उससे लेफ्ट हो रहा है, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, और जो नीचे उतरती हुई मेटल स्टेयर से चढ़ाव हैं टू द सैंडी ग्राउंड पे द विंडी हैड स्टॉप। तब क्या हो जाती है, ये सब पूरा होने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो जो विंड है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। जो पहले तूफ़ानी विंड चल रही थी ना, अब वो क्या होता है, वो सब जो माहौल था वो नहीं रहता, एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि जो टॉम था वो उसकी जगह पर जहाँ उसको होना चाहिए वो पहुँच जाता है अच्छे से। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल द डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली द ग्राउंड डिपार्टेड। अब उस वैली को क्या कर रहे थे, वैली ऑफ द डिपार्टेड, जस्ट अब वो वहाँ से क्या हो रहा है, लाइक द डेथ इटसेल्फ, जो उनकी डेथ हुई वो इटसेल्फ हुई है। द विंटर एयर ले कोल्ड, जो विंटर एयर थी वो क्या हो गई, बहुत ठंड में, जो ठंडी हवा थी वो कोल्ड में चेंज हो, कोल्ड में चेंज हो जाती है। स्टिल लाइक डेथ, जैसे इतनी ठंड कि जैसे किसी की डेथ भी हो सकती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, उस वैली में जहाँ हम क्या कर रहे थे, जिससे डिपार्ट हो रहे थे, अलग हो रहे थे, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू द टच स्टोम स्टूड ओरियन, जैसे ही हम उससे किससे होते हैं, उससे दूर होते हैं, एंट्रेंस टू द टच स्टोम स्टूड ओरियन, कहाँ खड़े होते हैं, और ओरियन में। द कंस्टलेशंस दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ द ओरिसिस नहीं, ओसिरिस, दैट ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। लास्ट लाइन में क्या दिया है, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस, जस्ट एंट्रेंस, जैसे ही टट्स के कॉम को जो वहाँ जो खड़ा था, कहाँ पर, ओरियन पे खड़ा था, जस्ट उसके पहले जब एंटर करते हैं तो जो कंस्टलेशंस थे, जो सितारे का झुंड था, दैट द एंशियंट इजिप्शियन, उसमें बहुत सारे ऐसे एंशियंट इजिप्शियन जानते थे एज अ सोल ऑफ, ये ओसिरिस की सोल्स हैं, आत्माएं हैं जो तारों के रूप में आसमान में चमक रही है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो लाइफ के बाद वो वहाँ चमकते हैं। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, अब हम उस
जो बॉय किंग है, जो टीनेज किंग था, उसे हम उस तारों के रूप में उसको हम वहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेसन, काफ़ी लेंथी था और यूँ कहा जाए कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री बेस पे है, तो किसी बच्चों को इंटरेस्ट आया होगा और किसी को नहीं आया होगा। आई होप आप सबको जो मैं समझाना चाह रही थी इस लेसन में वो समझ में आया हो, और अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो बच्चों बिल्कुल ओके का साइन सेंड करें। और अगर नहीं आ रही है स्टोरी, बिल्कुल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रही है अभी भी, तो इसको और शॉर्ट में एक ऑडियो में सेंड करने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। वैसे इससे शॉर्ट क्या होगा, लाइन वाइज आपको समझा दिया गया है अबाउट टर्ट्स, उसकी हिस्ट्री के बारे में, और किस तरह से उसको वापस डिस्कवरी मतलब उनके बारे में पता लगाना और उनको वापस जो टॉम है उनको वापस उनकी जगह पर पहुंचाना। ये पूरा जो बीच का इनका ड्यूरेशन था वो बता दिया गया है, अच्छे से समझा दिया गया। आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ गुड बाय टू ऑल, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एट होम एंड स्टडी वेल। नाउ बाय टू ऑल।